आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रांग होगी। और मेन चीज़ हमारा ये है आज उद्देश्य कि आपको अपनी प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है और जिसकी रीढ़ की हड्डी हमारा संविधान है उसके विषय में थोड़ा बताऊं। संविधान आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानते भी होंगे, जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि हमारा मूल कानून यही है। जितने भी कानून बने हुए हैं, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, चाहे वो अपराध से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, या पर्सनल लॉ जिसको कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, इनके अपने धर्मों से संबंधित हो, सभी इस संविधान से ही स्रोत पाते हैं। स्रोत मतलब सोर्स है। द सोर्स ऑफ पावर ऑफ ऑल द लॉज, all the rules, all the regulations, all the bylaws, all the existing disciplines which control our activities in the society is coming from the Constitution only. Therefore, it is the supreme law of land. No law of land either passed by the parliament or passed by the state legislature are supreme to the Constitution. Even you have heard about the panchayat. Not this type of panchayat, which had recently we have held the elections, but that the caste panchayat, which has been called in Western UP as a khap panchayat. Sometimes these arrogatories panchayat create problems for our democratic system because of there some anti-social mandate and rules. You have might heard, आपने पेपर में भी कभी पढ़ा होगा कि डोंट माइंड माई लैंग्वेज बट टू कन्विंस यू अबाउट द सुपरमेसी एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ आवर गवर्नमेंट आई एम गिविंग यू द इलस्ट्रेशन। खाप पंचायत में अनडेमोक्रेटिक डिसीजंस लेकर के जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको वायलेट करने की कोशिश करते हैं। कास्ट पंचायत, whether it is related with the Jats, whether related with the Muslims, or whether related with the any tribes, which suppose themselves that they are the supreme one. जैसे उदाहरण के लिए गांव में ही या पड़ोसी गांव में ही आपस में ही को दो बालिग लोग आपस में लव करने लगते हैं, मैरिज करने के लिए चाहते हैं, बट दे आर ऑफ द सेम कास्ट। खाप पंचायत इसको नहीं लाइक करेगी because they are arrogatory, derogatory and of a tyrant nature. ऐसे में क्या करते हैं वो कि जो लविंग कपल्स होते हैं उनको अपनी पंचायत में बुलाते हैं, किसी का सिर मुड़ा देते हैं, किसी को जूते पड़वाते हैं, एंड समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें ये कर देते हैं जो कि न केवल एंटी लॉज होती है बल्कि एंटी ह्यूमन भी होती है। वी डोंट लाइक, we not support, our constitution do not support such types of practice which are against our human values, which are against our civilization, which are against the existing norms of the society. पहले कानून हुआ करता था कि जो चोरी करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अभी भी कुछ अरब कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में इस प्रकार के कानून हैं। कोई अगर जिना करेगा, जिना मतलब रेप करने की कोशिश करेगा, तो ही विल बी ब्रॉट टू द डेथ बाय स्टोनिंग ऑन पब्लिक प्लेस। उसको पत्थर मार मार के मार देंगे। तो दैट आर द एंटी ह्यूमन वैल्यूज लॉज विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट रिकॉग्नाइज। अब मैं उधर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एकेडमिक डिस्कशन भी होगा और आपके लेवल का भी नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी वैलिड लॉज हैं वो सभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी पावर पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही एथराइज करता है कि आप इस संबंध में कानून बनाएं। सबके एरिया डिवाइड हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी लोकल बॉडीज़ हो, नगर निगम हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, पंचायत हो, सबको अपनी अपनी लिमिट में रह करके वही काम करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले, ये तो बहुत इजी है, मैं आपको आधे घंटे के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझा दूंगा, रटा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया हमारी सोसाइटी में।
जब तक आप अपनी बैकग्राउंड नहीं समझोगे, अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं समझोगे, तब तक आप अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे स्पिरिट को नहीं पकड़ पाओगे, समझ नहीं पाओगे वो कॉन्टेस्ट किस लिए आया। तो थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करूँगा, अपनी इंडियन हिस्ट्री की तरफ आपको ले चलूँगा, कुछ समझाऊँगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड यू विल ऑल्सो गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय दिस शॉर्ट लेक्चर। हमारे यहाँ बैठे हुए बच्चे लोग में मॉडर्न हिस्ट्री कितने लोग पढ़े हुए हैं? कोई हाथ उठाए, रेज योर हैंड इफ सम ऑफ यू हैव रीड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री किसी ने पढ़ा है? हिस्ट्री हैज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, बट इन नटसेल वी हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स: ancient history, medieval history and modern history. 3 history. Ancient history begins at a time which has been called as 6 centuries. There are 6 centuries begin, and our medieval history begins with 10th or 11th. Therefore, in nutshell, if we divide the 10th century and beyond that, इसके पीछे जितना भी है हैपनिंग सोसाइटी में, वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होगा. आफ्टर 10th, when invasion begins in our country by the foreign aggressors, medieval history begins and it continues till 1600. 1600 तक मान के चलें कि ये चलती है. 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस समय भी मुग़ल यहाँ रूल कर रहे थे. तो दैट इज़ द कंजक्शन, संगम हो जाता है 1600 से लेके 1857 जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट. तो इसको हम मान लेते हैं कॉन्फ्लुएंस है बिटवीन द मिडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री. उतनी दूर नहीं जाएंगे हम आपको. वी हैव मेक ए कट पॉइंट ऑफ आवर फर्स्ट स्ट्रगल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच हैज़ अकॉर्ड इन 1857. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था हमारा? स्वतंत्रता का पहला संग्राम 1940 कहाँ है? क्यों 1857 एग्जैक्ट राइट. तो हम 1857 के बाद का ही कुछ इवेंट्स को इवेल्युएट करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिफोर द इंडिपेंडेंस विच हैज़ कम इन 1947, आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट मतलब राजे रजवाड़े नवाब हुआ करते थे. कोई इंडिपेंडेंट यूनिट्स नहीं थी. जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लाइक 27 स्टेट्स, सम यूनियन टेरिटरीज. उस समय का यह स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स में उनके अपने लॉज हुआ करते थे, लेकिन ओवरऑल ब्रिटिश डोमिनेंस थी वहाँ पर. ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल. वो हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करके रखते थे, उनसे रेवेन्यू वसूलते थे और उनको रूल करते थे अपने ऊपर से. सुपरमेसी उनकी हुआ करती थी. एक ट्रेडिंग कंपनी कैसे भारत की मोनार्क हो गए, ये असाइड इवेंट्स हैं जिसकी एनालिसिस करने के हमारे हिस्टोरियंस उनकी एनालिसिस करते हैं और कंक्लूज़न में यही पाते हैं कि हम यूनाइटेड नहीं थे, इसीलिए हम डिवाइडेड हो गए. समझे कि नहीं? कई जगह डिवाइडेड होते चले गए, टुकड़े टुकड़े में भारत के पार्ट्स होने शुरू हो गए. हमारे जो पूर्वज लोग थे 1857 के बाद लगातार स्ट्रगल करते रहे कि ये ब्रिटिशर्स फॉरेनर्स हैं, इतनी दूर से आए हुए हैं, हमारे ऊपर क्यों रूल करेंगे. डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द ओपिनियन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कुछ उनके चमचे थे ब्रिटिशर्स को, कुछ उनके सपोर्टर्स थे, कुछ उनको अपनी आर्मी प्रोवाइड करते थे कि डोमिनेंस करें, एक्सप्लॉइट करें, अपने ही लोग थे. तो हमारी सोसाइटी उस समय बहुत ही बिटरली डिवाइड थी. समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन उस डिवीज़न में भी हमारे पूर्वजों ने यूनिटी का कॉन्सेप्ट खोजा और अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया. लंबी इस कहानी है जिसको कहते हैं, हम पढ़ेंगे, आप कंपटीशन में जाएंगे तो आगे एक पूरा चैप्टर भी होता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस.
भारत का स्वतंत्रता के लिए जो है वो अलग पार्ट आ जाता है। ये 4th स्टेज है हमारी, और हिस्ट्री का 5वां पार्ट 5th मॉडर्न होगा हमारा, जो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 शुरू होता है। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। लंबा स्ट्रगल रहा, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई आंदोलन हुए, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने लीड किया, उनके साथ साथ और भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लंबी चौड़ी फोर्स थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तहत स्ट्रगल करती रही है। लोकल सपोर्ट्स भी उनको होता रहा है, और अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ओवर एंड ऑल आवर हीरो फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस सुभाष जी, जो उन्होंने मिलिट्री कूप किया, ब्रिटिशर्स को फिर मुश्किल होने लगा कि हम यहाँ पर अपने पैर जमा पाएंगे। अल्टीमेटली जब नेवल नौसेना ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, सेना में विद्रोह होना शुरू हो गया आफ्टर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रूल इंडिया। बैकग्राउंड में आप जाइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 to 1919, उसमें भी ब्रिटिशर कमज़ोर हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही टफ था। फॉर्चुनेटली इंडिया वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर एंड नॉट सफर्ड सो मच कैजुअलिटीज़ एज द वेस्टर्न वर्ल्ड, including European countries, Japan, Russia and other the big powers. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की अपनी आज़ाद हिंद फौज तैयार की, रंगून अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ से ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा लेना शुरू कर दिया। अपनी जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसको आज 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, इनकी जो फोर्स थी वो रंगून से जंगल होते 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 अल्टीमेटली आसाम तक इन्होंने कवर कर लिया बाय द सपोर्ट ऑफ जर्मनी, जापान एंड ऑफ कोर्स इटली। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, प्राकृतिक आपदाएं भी आईं, जंगल से निकलने में ये लोग इतने ट्रेंड भी नहीं थे, इनके पास इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, फाइटिंग एयरक्राफ्ट भी उतने नहीं थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, फिर भी इनके अंदर जो हिम्मत थी अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, उस हौसले के भरोसे ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता तक आने के लिए एकदम तैयार थे। उधर सुदूर में जापानियों ने अंडमान एंड निकोबार खाली करा लिया था, बहुत बड़ा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, आज़ाद हिंद फौज के कब्जे में आ गई। वो एक अलग बेस था। हिस्ट्री में इसलिए समझाना जरूरी समझ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे, वो हमारे पूर्वजों के एक्सपीरियंस के कारण ही हुए हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को रिटन वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूट करके एक ऐसा मैंडेट हमारी इंडियन सोसाइटी को दिया है कि भविष्य में कोई फिर हिम्मत न करे कि ऐसे गलत काम कर सके जो ब्रिटिशर्स किए हैं। अल्टीमेटली आफ्टर वीकेंड सिचुएशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, of course by the pressure of Indian agitations, aggressions and different protests against the Britishers, which has taken all over the country, right from Lahore to Andaman and right from Dhaka to Kutch। चारों तरफ भारत में जब अंग्रेज़ों का विरोध होना शुरू हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज़ों ने पैक्ट करना शुरू कर दिया। एंड अगेन they have worked on the policy of divide and rule। काफ़ी दंगे हुए उस पीरियड में, हिंदू मुस्लिम होने लगा, एंड अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली
our beloved country has been divided into 3 parts: East Pakistan, West Pakistan and the Indian territory. वो बैकग्राउंड अगर आप पढ़ें तो दैट इज़ द वेरी ट्रेजिक इवेंट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, नॉट ओनली द इंडियन हिस्ट्री। कैसे लोग वहाँ से पलायन करके गए, कितने लोगों का मैसेकर्स हुआ, क्या हुआ उसके बाद का। Meanwhile, after getting the independence and the division of the country, our leaders constituted a constitution committee, a committee for the making of the constitution. इसका भी इलेक्शन हुआ और जो भी हमारे प्रोमिनेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जिनकी अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड थी, जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट थे, सोशल वर्कर्स थे, लीडर थे, वो इलेक्ट होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। इस असेंबली ने अब 49 तक, दिसंबर 49 तक, सिंस द इंस्पेक्शन ऑफ 2 years and few months, after a long debate, make the Constitution of India. Originally इसमें 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। बच्चों समझो, कानून कॉन्स्टिट्यूशंस में जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर्स में सबसेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर पॉइंट्स वाइज जो रूल बनाते हैं उनको आर्टिकल्स कहते हैं, और दूसरे कानूनों में इसको सेक्शन कहते हैं, धारा कहते हैं। सेक्शन मतलब धारा, जैसे आईपीसी की धारा हो गई, धारा 302 क्या है, मर्डर, पनिशमेंट फॉर द मर्डर, ठीक है ना। धारा 34, धारा 147 लग गई, ठीक है, तो उनको धारा कहते हैं। जो भी कानून के होते हैं, प्रॉपर्टी एक्ट का हो, क्रिमिनल एक्ट का, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, एविडेंस हो, तो उनमें इनको सेक्शंस कहते हैं। ओनली कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्यू अदर बिग लॉज आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। तो 395 बेसिकली अनुच्छेद उन्होंने बनाया और अपने बिटर एक्सपीरियंस से बनाया। समय समय पर अपने समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के भी प्रोविज़न दिए गए, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मतलब सोसाइटी की नीड के अनुसार वो अपने को एडजस्ट कर सके और वैसे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज थ्रू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पास करा सके जिसकी कि सोसाइटी को आवश्यकता है। ओके, बिफोर गोइंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट विच रूल्स ओवर अस। मैं कह रहा था कि इंडिपेंडेंस से पहले 1947 में हमारा देश 645 या उससे ज़्यादा छोटी मोटी रियासतों में बटा हुआ था। और आप जानते हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है। भारत में सभी धर्म पाए जाते हैं। भारत में 1200 से ज़्यादा बोलियां बोलने वाले लोग होते हैं। भारत में हर तरह के तीज, त्यौहार, कल्चर जो दुनिया में कहीं नहीं होते हैं, वो आप पढ़ते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। एक ही समय में कई राज्यों में कई तरह के फंक्शंस होते हैं जिनका अलग अलग नाम दिया जाता है, जो कि स्पिरिट एक रहती है। कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि हम विविधता है पूरे देश में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर जब तक एकता नहीं रहेगी, हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं हो पाएंगे। थीम दी गई विविधता में एकता, सबको यूनाइट किया जाए। और यूनाइट करने के लिए देखा भी गया कि कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाए गए। जो प्रिंसिपल स्टेट थे वो अपने पावर नहीं छोड़ना चाहते थे। कौन चाहेगा भाई कि हम अपनी इंडिपेंडेंस छोड़ करके किसी के सबऑर्डिनेशन में आए? इंडिपेंडेंस हमारी अच्छी है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये जो प्रिंसिपल स्टेट थे इनको इंडियन फेडरेशन में मर्ज होना बाध्यता थी, क्योंकि सेंट्रल मिलिट्री हमारे पास थी, उनके पास छोटी मोटी मिलिट्री थी, हमारी बहुत बड़ी मिलिट्री थी यहाँ पर, जो हमको ब्रिटिशर्स ने दी। उसमें ज़्यादा हर तरह की यूनिट्स थी, बटालियंस थी, इक्विपमेंट्स थे,
और ज़्यादातर उसमें इंडियंस थे हमारे भर्ती हुए ऑफिसर्स। एनी हाउ, व्हेन यू रीड द मॉडर्न हिस्ट्री of India, you will understand that in a typical and very diplomatic situation, these princely states were incorporated. अब ये देखा गया कि भाई दुनिया में कई तरह के सिस्टम चल रहे हैं, हमारा सिस्टम कैसा रहेगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, या फिर जैसे कि ब्रिटेन का सिस्टम रन करता है कि एक फॉर्मल मोनार्च रहे, राजा रहे, फिर उसके बाद और भी डेमोक्रेटिक सब डेमोक्रेटिक सिस्टम रहे। हमारे पास कई मॉडल थे। यूनाइटेड स्टेट्स का मॉडल था जो प्रेसिडेंशियल है, ब्रिटेन का मॉडल था हमारे पास जो कि प्राइम मिनिस्टर का बेस था, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल था जो भी कॉमनवेल्थ का था, रशियंस मॉडल्स थे जो टायरनी या कम्युनिस्ट से बेस थे। तो दुनिया भर में जितनी भी सरकारें सक्सेसफुली रन कर रही थी पावरफुल कंट्रीज़ की, उनका अध्ययन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माता समिति के लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत उस पर विचार व्यक्त किए, बहस हुई इन लोगों में, और जब एग्री होने लगे लोग धीरे धीरे, तो धीरे धीरे एक एक आर्टिकल्स फॉर्म होना शुरू हो गए। बच्चों, कोई भी आदमी जब अपना अधिकार दूसरे को सौंपता है तो सामान्य भाषा में और कॉमन सेंस में वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं सुरक्षित रहूं, है ना? जब तक मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा, मैं अपना अधिकार दूसरे को कैसे दे दूं? मैं अगर अपना अधिकार किसी दूसरे को दे देता हूं तो मतलब असुरक्षित हो गया। मुझे सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इंडियन फेडरेशन जो कॉन्फेडरेशन थी, उन्होंने एग्री किया कि वी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी एग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड, देयरफॉर यू कम विथ अस। सुरक्षा दूसरे, हमारा विकास कौन करेगा? सुरक्षा के बाद हमारा विकास कौन करेगा? प्रिंसली स्टेट्स ने कहा। फिर कॉन्फेडरेशन जो हम लोगों की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनके लीडर लोगों ने निगोशिएट किया, हम आपका विकास में सहयोग करेंगे। फिर लेटर ऑन पंचवर्षीय योजनाएं आई, धीरे धीरे विकास होना लगा सब चीज़ का। पहले सुरक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया, फिर विकास का उन्होंने आश्वासन दिया, फिर कहा कि देखिए भाई, हम लोगों के तो अलग अलग स्टेट्स हैं, सबकी कुछ लोग की करेंसी अलग है, इनकी करेंसी अलग है, तो करेंसी हमारी कैसे एक्सचेंज होगी, क्या होगा, उसका नॉर्म्स क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कहा कि नहीं, पूरे देश के लिए हम एक करेंसी रुपया बनाएंगे, जो पूरे देश में जितने लोग शामिल रहेंगे सब उसको एक्सेप्ट करेंगे, सब उसी में काम करेंगे। करेंसी हो गई। कम्युनिकेशन, उस समय इतना डेवलप कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा था। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाने की सुविधा कैसे हो, ट्रेन हो, एयरप्लेन हो, रोड की हो, ये सब चीज़ें। तो दुनिया भर की सब सुविधाओं पर नेगोशिएशन होने के बाद दीज प्रिंसली स्टेट्स वेयर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। इसीलिए प्रेम्बल ने कहा है सीधा, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मोटी चीज़ समझिए, डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको स्टेट्स कहा, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट प्रिंसली, स्टेट्स दुनिया भर की। तो हम उनके एक जगह इकट्ठा किए। कुछ जो बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया पहले, जूनागढ़, हैदराबाद, हाँ, बाद में फिर गोवा आया, पांडिचेरी आया। तो इनमें हमारा मिलिट्री एक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर मिलिट्री एक्शन हुआ और उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी डेमोक्रेटिक सिस्टम लिया गया। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक सब है प्लेबेसाइट। प्लेबेसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। वोटिंग हुआ कि भाई आप भारत में रहना चाहते हो कि पाकिस्तान में, अपना वोट दो, एस और नो में। काउंट कर लिया गया। एस जिन्होंने कहा भारत के पक्ष में, संख्या ज़्यादा थी, उस स्टेट्स को इंडियन यूनियन में समाहित कर लिया गया। जिन्होंने कहा कि ना, वी आर विलिंग टू गो टू द पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जाइए आप वहाँ पर। Therefore, 1947, after 15 August 1947, when we have been declared as an independent nation, to 29th of January 1949, when our constitution was formally prepared but not incorporated or declared. कुछ मुद्दों पर डिफरेंस था लोगों का, उसको भी ख़त्म किया गया। अल्टीमेटली ऑन
26th of January 1950, this constitution was declared as the supreme law of land. 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाते हैं। तो दो हमारे ये महत्वपूर्ण पर्व हैं।